भैया के जाकर बगोर पापा की पहले को मेरा सब नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम का 5th लेक्चर दैट इज जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये हमारा जो लेक्चर रहेगा ये आखिरी लेक्चर रहेगा। आप सोच रहे कि ये आखिरी लेक्चर क्यों होगा जबकि इसमें 6 लेक्चर होने चाहिए थे, लेकिन जो पार्ट एंजियोस्पर्म वाला है वो आपको क्लास 12th ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म हो गया, और उसमें वो वाला चैप्टर में आपको पूरा पार्ट एकदम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा आपको कवर होने वाला है। तो उतना पार्ट हम लोग उस पूरे चैप्टर में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड करेंगे, ठीक है ना जी। उसका पूरा मतलब एक 7-8 लेक्चर की पूरी सीरीज बनेगी उतने पार्ट की। क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम में ही आता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का अपना खुद का एक बड़ा चैप्टर है इन क्लास 12, जो सेकंड चैप्टर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से। चलिए फिर शुरुआत करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म, इसका शब्द अर्थ तो देखें तो जिम्नो जो होता है वो रहता है नेकेड, और स्पर्म जो रहता है इसका मतलब स्पर्मा दैट इज सीड। एनसीईआरटी के हिसाब से जिम्नोस्पर्म मतलब एक नेकेड सीड जिसको सीड की कोई कवरिंग नहीं रहती। हियर द सीड्स आर नेकेड विदाउट एनी फ्रूट वॉल। हियर द सीड्स आर नेकेड विदाउट एनी फ्रूट वॉल्स। इनके जो ओव्यूल्स रहते हैं, द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब आपको क्या कहना चाह रहा है ये कि इसका जो ओव्यूल रहता है वो ओवरी वॉल्स के द्वारा आपके कवर नहीं, इंक्लोज नहीं किया जाता है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी फर्टिलाइजेशन के बाद भी। क्योंकि क्या होता है इसके अंदर कोई कवरिंग बनती ही नहीं है। ये जिम्नोस्पर्म है, इस पर कोई कवरिंग बनेगी ही नहीं, ठीक है ना जी। तो ये अपन ने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एक तो मीडियम साइज के ट्री जो अपन रोज की मर्रा की जिंदगी में देखते हैं। टॉल ट्रीज, इस दुनिया का टॉलेस्ट ट्री, इस दुनिया का जो टॉलेस्ट ट्री है यानी अपना सिक्यूया जायंटिका यानी रेड वुड वाला, रेड वुड के नाम से भी आपकी एनसीईआरटी में जाना जाता है वो ट्री, और आपके कुछ श्रब, ये सब आपके जिम्नोस्पर्म में सम्मिलित है। रूट्स जो होते हैं जनरली इनके अंदर टैप रूट्स रहते हैं। फाइब्रस रूट भी पाए जाते हैं लेकिन जनरली इनमें टैप रूट रहते हैं। क्योंकि क्या होता है भाई, जब अपने को एक ट्री जो होता है जो 100 मीटर की हाइट पार कर जाता है या 100 मीटर तक का रहता है, 100 मीटर की हाइट या 100 मीटर के अराउंड या 100 मीटर की ज्यादा हाइट का रहता है, तो उनको उस स्ट्रक्चर को, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के हेतु अपने को रूट्स का जो सिस्टम लगेगा वो टैप रूट लगेगा, जो उसको फर्म दे, उसको एक ग्रिथ दे नीचे। तो इसलिए उसकी टैप रूट रहती है, स्पेशली लंबे ऊंचे ट्रीज की, ठीक है ना जी। सम जेनरा यानी जो कुछ जेनरा, सम जेनरा द रूट्स हैव फंगल एसोसिएशन विद माइकोराइजा। कुछ जेनरा यानी कुछ जीन्स में, आपके कुछ जीनस में जो आपके रूट्स रहते हैं उनका फंगल एसोसिएशन रहता है माइकोराइजा के साथ, यानी पाइनस के अंदर। माइकोराइजा क्या चीज रहती है? राइजा जहां भी आ गया तो समझ लीजिएगा कि भैया कि रूट से संबंधित है। अपन ने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, अलगे इसमें देखा था राइजॉइड, अपन ने बायोलॉजिकल अपना अलगे वाले में देखा था, राइजॉइड देखा था अपन ने, राइट, राइजॉइड देखा था अपन ने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं, अलगे वाले हिस्से में देखा था, राइजॉइड देखा था अपन ने। तो वहां पे अपने को राइजा शब्द जो था अपन ने याद आना चाहिए कि रूट से संबंधित है। तो माइकोराइजा के साथ जब एक फंगल एसोसिएशन, जब रूट के ऊपर फंगस लग जाती है तो उसको एक तरह से एक माइकोराइजा कहते हैं। एग्जांपल पाइनस, पाइनस के अंदर क्या होता है मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। समझिए एक मेरी रूट है, समझिए ये एक रूट है, तो ये जो होगी ये सब इसके आजू बाजू क्या होगा, ये सब फंगस ऐसा लग जाएगा, इस रूट के आजू बाजू एक फंगस लग जाएगा। फंगस लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोई गैप बचेगा नहीं। अगर ये रूट ऐसी रहती तो इस पे पूरा की पूरी रूट मेरी खुली नंगी रूट है, तो कैसा रहता है, इसके ऊपर जो पैथोजन रहते हैं, पैथोजन अटैक करने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी रूट बीमार पड़ सकती है और आपके प्लांट को वो हार्म कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, पाइनस के अंदर क्या होता है कि भैया जब आपका ये फंगस उसके साथ रूट के ऊपर लग जाता है तो कोई गैप नहीं रहता, कोई जगह नहीं रहती, तो कोई बीमारी वाले पैथोजन उस पर अटैक नहीं करेंगे, अतः वो आपका बीमार नहीं होगा और वो निरोगी रूट रहेगी, है ना जी। तो ये आप पॉइंट समझ सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये अब आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, है ना, पूरा कवर तो कर ही देंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जो रूट में वाटर और मिनरल्स अच्छा सोडियम, आपका एनपीके मिनरल्स को अब्जॉर्प्शन के लिए वह आपको सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, एनपीके नहीं सॉरी
सिर्फ आपके पोटेशियम और फास्फोरस, ये वाले मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, अलॉन्ग विथ वाटर के अब्जॉर्प्शन में भी ये मदद कर देंगे, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हुए। तो ये क्या आगे अंदर आ गया पाइनस। पाइनस के अंदर का जो नीट 2023 में एक जो लाइन आई थी, एज इन क्वेश्चन के अंदर ये लाइन इंक्लूडेड आई थी कि पाइनस जो रहता है इट डजंट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा। एक पॉइंट नोट कर लिया जाए कि पाइनस कभी भी माइकोराइजा के बिना जर्मिनेट कर ही नहीं सकता, है ना जी। जब तक माइकोराइजा उसकी रूट्स पे बनेगा नहीं तब तक वो जर्मिनेट अंकुरित होगा ही नहीं। अगला आता है अपना साइकस के बारे में। साइकस के अंदर while in other such as cycas, small specialized roots called corolloid roots are in association with the roots which विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। यानी साइकस के अंदर क्या रहता है, कोरोलॉइड रूट रहती है। साइकस के अंदर क्या रहता है, कोरोलॉइड रूट रहती है, जिनके अंदर आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलॉइड रूट, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया विच फिक्सेस द N2। जितने भी सी वाले शब्द है, कोरोलॉइड, साइकस, साइनोबैक्टीरिया, सब एक साथ आ जाएगा आपका, ठीक है ना जी। PMCC, PMCC दैट इज PM और ये CC, PMCC दैट इज पाइनस, माइकोराइजा, कोरोलॉइड, साइकस। ये अपन ने पार्ट पूरा क्लियर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे अपन कुछ जिम्नोस्पर्म के स्टेम और उनके और अदर मॉडिफिकेशंस के बारे में। स्टेम, उसके फिर लीव्स, अदर उसके अदर मॉडिफिकेशंस के बारे में। इसके स्टेम के बारे में देखते हैं। आपका स्टेम जो हो सकता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जो आपके थोड़े से जो अब जूने स्टेम्स होंगे, जो जूने प्रकार के प्लांट होंगे वो अनब्रांच्ड होंगे, लेकिन जो और आगे मॉडिफाई हुए वो ब्रांच्ड रहते हैं। तो अनब्रांच्ड वाले कौन से थे, आपका साइकस। साइकस जो है वो अनब्रांच्ड है। और जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं ब्रांच्ड है, वो है पाइनस और सेड्रस। पाइनस और सेड्रस, ठीक है ना जी, पाइनस और सेड्रस। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि भैया आपका ये जो होता है आपका क्या रहता है, यू कैन डू PCB। नीट वाले को क्या कहा जाता है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको यू कैन डू PCB, यानी आपका ये हो जाएगा अनब्रांच्ड, ये हो जाएगा आपका साइकस, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं आपका पाइनस, सेड्रस, और ये आपका हो जाएगा ब्रांच्ड। ये आप कह सकते हैं यू कैन डू PCB, आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना जी। तो स्टेम में अपन ने क्या देखा, ब्रांच्ड आपके थे PCB यानी पाइनस, सेड्रस और ब्रांच्ड, और अनब्रांच्ड कौन से थे, अनब्रांच्ड आपका साइकस। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन लीव्स के बारे में देखते हैं। लीव्स के अपने दो प्रकार रहते हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। अब सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स के बारे में अपने को जो और आगे पढ़ने को मिलेगा क्या, चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगा, जिसमें पाइनेटली कंपाउंड लीव, पाल्मेटली कंपाउंड लीव इसमें मिलेगा, ठीक है ना जी। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ये रहती है, पाइनेटली टर्म पहले दे देगा लेकिन इसका पूरा अच्छी तरीके से वर्णन वो आगे 5 चैप्टर बाद मॉर्फोलॉजी में करेगा, ठीक है ना जी। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पाइनेटली लीव्स कैसे रहते हैं। कि भाई पाइनेटली लीव्स क्या रहते हैं, पाइनेटली लीव्स वो होते हैं कि भाई वो उसमें एक ऐसी मॉडिफिकेशन रहती है जो ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस को वो बचा सके अपने आप को, ठीक है ना जी। तो कंपाउंड लीव्स का एक तरह रहता है पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। तो कॉनिफर्स भी एक साइकस है, एक पाइनेटली कंपाउंड लीव का एग्जांपल है। कॉनिफर्स के बारे में देखते हैं। कॉनिफर्स के बारे में एनसीईआरटी में कुछ वर्णन किया गया है कि कॉनिफर के लीव्स कुछ किस तरह से रहते हैं। कॉनिफर के लीव्स रहते हैं नीडल लाइक लीव्स रहते हैं, यानी सुई की तरफ पतले, बड़े ही पतले लीव्स रहते हैं। पतले लीव्स रहेंगे तो उनमें से ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस कम होगा, उसका रिड्यूस्ड सरफेस एरिया रहता है। जब सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो ट्रांसपिरेशन के सब रिड्यूस होगा। उसके क्यूटिकल जो रहते हैं थिक रहते हैं। थिक क्यूटिकल का क्या मतलब रहता है, थिक क्यूटिकल का मतलब रहता है कि समझिए आपके आपका हाथ फ्रैक्चर है, समझिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझिए हाथ फ्रैक्चर है तो हाथ को अपन क्या करेंगे, हाथ को अपन एक लेमिनेशन कर देंगे। हाथ फ्रैक्चर है तो हाथ के प्लास्टर को अपन लेमिनेशन कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी गिरे ही ना और आप आराम से नहा सके। तो वैसे ही आपका पानी गिरे ना तो और आप आराम से नहा सके, वैसे ही क्या करता है प्लांट की स्टेम्स और प्लांट का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो पानी जो प्लांट की बॉडी में से बाहर वैक्स की कोटिंग के कारण बाहर निकले ही नहीं। इसको कहते हैं आपका थिक क्यूटिकल,
ठीक है ना जी। उसका संकर स्टोमेटा रहता है। संकर स्टोमेटा क्या रहता है, समझिए इस बात को। जो अब अपना नॉर्मली स्टोमेटा में कैसा रहता है, नॉर्मली स्टोमेटा में जो लीव्स रहते हैं उसके ऊपर ऐसे आपके जो स्ट्रक्चर रहते हैं स्टोमेटास के, उसके इस पे ऐसे छेद रहते हैं जिसमें से पानी आसानी से निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है। संकर स्टोमेटा कौन से टाइप के स्टोमेटा रहते हैं, संकर स्टोमेटा वो स्टोमेटा रहते हैं जिसके जो साइड का साइड्स रहते हैं वहां पे ऐसे वॉल्स सेल्स की एक ऐसी लेयर रहती है, सेल्स की 2 से 3 सेल्स की ऐसी लेयर रहती है, और फिर उसके नीचे आपके ऐसे छेद रहते हैं, जिसके बाद जब आपका पानी जब इसमें से ऐसा निकलेगा तो वो सेल्स में ही अड़क जाएगा और वो बाहर निकलने में उसको मुश्किल हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक ऐसी आपको ये स्ट्रेट आपको एक हाईवे मिल गया और ये आपको मेन मार्केट में से जाने का रास्ता मिल गया, आप यहीं फंस गए ट्रैफिक में और यहाँ पे आप एकदम आसानी से निकल गए। एग्जाम्पल याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो थिक क्यूटिकल का मतलब आप समझ गए कि वैक्सी लेयर रहती है, और संकर स्टोमेटा का मतलब समझ गए कि सेल्स की 2-3 लेयर के बाद एक आपका डीप पिट रहता है कि in order to reduce the H2O losses by transpiration। ये अपन ने कॉनिफर के बारे में देख लिया। दे आर अडेप्टेड टू स्टैंडर्ड एक्सट्रीम टेम्परेचर, दे आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी बड़ी ही एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को आपके सहने की क्षमता रखते हैं आपके कॉनिफर्स। आपके जितने भी जिम्नोस्पर्म्स के वो रहते, कॉनिफर हो गए, साइकस हो गया, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और विंड, यानी टेम्परेचर यानी तापमान, ह्यूमिडिटी यानी नमी और हवाओं को सहने की क्षमता रखते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स के लिए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हैवी विंड्स को सहने की क्षमता रखते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और क्या पॉइंट है कि भैया जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो शुद्ध तरीके से हेटेरोस्पोरस रहते हैं। जिम्नोस्पर्म पिट्यूटेरियोफाइट्स के तरीके आपके होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों नहीं रहेंगे। जिम्नोस्पर्म जो रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हेटेरोस्पोरस रहते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ हेटेरोस्पोरस रहते हैं, जिसमें जो माइक्रोस्पोर यानी जो छोटा स्पोर रहता है, जो मोटाइल स्पोर रहता है वो आपका मेल का रहता है। जो नॉन मोटाइल बड़ा मोटा स्पोर रहता है वो आपके मेगास्पोर यानी फीमेल का रहता है। स्पोर आर present and produced in sporangia that are borne on the sporophyll which are arranged spirally to form a lax trobili या cone। जो स्पोर रहते हैं ये अपन ने पिछले ही कल के लेक्चर में टेरिडोफाइट्स के लेक्चर में देखा कि जो आपका स्पोर रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं स्पोरेंजिया में। स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर, और बनते भी क्या है, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया में बनते हैं और प्रेजेंट रहते हैं। स्पोरेंजिया कहाँ होता है, स्पोरेंजिया इज बोर ऑन द स्पोरोफिल। स्पोरोफिल कहाँ अरेंज रहती है, स्पोरोफिल आपके स्पाइरल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती है। लीव लाइक स्ट्रक्चर रहता है स्पोरोफिल, जो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती है टू फॉर्म अ लैक्स आपका कॉन या आपकी स्ट्रॉबिलस को बनाने के लिए। ठीक है ना जी। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो होती है आगे डेवलप करके क्या बना लेती है, माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करके बना लेती है मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करके बनाती थी मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइटिक जो रहती है वो आपका हाईली उसकी जनरेशन जो होती है बहुत ज्यादा कम कर दी जाती है और एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल तक उसे कम कर दिया जाता है। लेकिन जो आपका जो मेल गैमेटोफाइट था वो बहुत ज्यादा जनरेटिव था, लेकिन उसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है, एक कुछ नंबर ऑफ सेल्स तक ही वो जनरेट कर पाता है। ये जनरेट गैमेटोफाइट को अपन पोलन ग्रेन कहते हैं। इस जनरेट गैमेटोफाइट को अपन पोलन ग्रेन कहते हैं। इस रिड्यूस गैमेटोफाइट को अपन पोलन ग्रेन कहते हैं। जो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल रहते हैं वो आपके पोलन ग्रेन के सेल रहते हैं। अपन ने ये बात देख ली कि भाई मेल गैमेटोफाइट जो रहता है उसमें जनरेशन, उसकी जो जनरेशन पावर रहती है उसे बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, कुछ नंबर ऑफ सेल्स की हद तक ही लाया जाता है। इस रिड्यूस्ड जनरेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट ब्रॉट टू नंबर ऑफ सेल इज नोन एज पोलन ग्रेन। इन नंबर ऑफ सेल जो बनते हैं इसे अपन क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। The cones bearing megasporophyll, cones bearing megasporophyll with ovule और megasporangia are called as microsporangiate और female strobili। मतलब जो कोन आपके मेगास्पोरोफिल को बेयर करते हैं along with the ovule and ovule या megasporangia are known as macrosporangiate। आप उल्टा मत कर देना, macrosporangiate कौन रहते हैं या फीमेल स्ट्रॉबेली कौन रहते हैं। macrosporangiate या फीमेल स्ट्रॉबेली वो रहते हैं जो कौन आपके मेगास्पोरोफिल को बेयर करते हैं along with ovule और megasporangia along with ovule और megasporangia they bear megasporophyll is known as आपका
मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबेरी। मेल और फीमेल कोन ऑफ स्ट्रॉबेरी में बोन ऑन द सेम ट्री पाइनस। अगर आपका स्ट्रॉबेरी या कोन सेम ट्री पे हो तो पाइनस, डिफरेंट ट्री पे हो तो साइकस। सेम ट्री पे हो तो साइकस नहीं, डिफरेंट ट्री पे हो तो साइकस। ये याद रखिएगा। कैसे याद रख सकते हैं आप? ए बी सी डी तो जानते ही होंगे, बहुत ही आसान है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू पी, क्यू को हटा देना, आर को पी क्यू आर को हटा देना, आर एस पी क्यू, तो पी यानी ऐसे रहेगा ना, क्यू आर को हटा दिए तो सी डी और पी एस। तो सी डी यानी से आपके डिफरेंट ट्री वाला साइकस और सेम ट्री वाला पाइनस। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना जी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो अपन ने कोन्स वाला पार्ट भी देख लिया कि अगर वो सेम ट्री पे रहे तो पाइनस रहते हैं और डिफरेंट ट्री पे रहे तो वो साइकस रहते हैं, ठीक है ना जी। तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। अपना ये चैप्टर प्लांट किंगडम यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम, ठीक है ना जी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कुछ डाउट्स हो गए तो पूछिएगा। हाँ, अगर एंजियोस्पर्म रिलेटेड डाउट है तो वो अपन जब चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब अपन कवर करेंगे तब उसके पॉइंट्स को अपन अंडरटेक करेंगे, उसके डाउट्स को अपन एंटरटेन करेंगे। या डाउट्स है तो अपन डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन जो उसके पॉइंट है, एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, कंसेप्ट है, अपन तब उसको पूरी तरह से एक पूरे 7-8 लेक्चर की सीरीज बना के अपन उसको डील करेंगे, ठीक है ना जी। अगर आपको इन चारों ग्रुप्स के एल्गे, ब्रायोफाइट, टेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म इनके रिलेटेड आपको कोई भी एमसीक्यू रिलेटेड डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं देखता हूँ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट करते नहीं है, कमेंट में डाउट पूछते नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कुछ समझ नहीं रहा होगा। अगर थोड़ी भी बात नहीं समझ रही तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरा लेक्चर खत्म कीजिए, नोट्स बनाइए, उसके एमसीक्यू मिनिमम 100 तो भी सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए। अपन थोड़े ही दिनों में उसके लाइव एमसीक्यूज का अपन एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना जी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही रहेंगे। आप नोट्स बनाइए और डाउट्स रहे तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। गुड नाइट, टेक केयर।